नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका फिर से स्वागत है। और आज की कहानी बीच बहस में का दूसरा भाग है। लेखक हैं निर्मल वर्मा। तो चलिए सुनिए कहानी बीच बहस में। इससे पहले आपने सुना था कि जाते हुए माँ ठिठक जाती, जैसे अस्पताल पर उड़ती हुई चीलों को घूर रही हूँ। अब इससे आगे डरो नहीं, उनकी आंखें कहती। हर परिवार का शुरू चाहे अलग हो, अंत एक जैसा ही होता है। चिट्ठी पत्री आती है? माँ ने पूछा। आती है, सब ठीक है। और बच्चे तुम्हें याद तो नहीं करते? वह चाहता माँ के कंधे पकड़ ले, फिर उन्हें झिंझोड़े और दोनों एक दूसरे को झिंझोड़ते हुए शराबियों से बोलते रहें। भाई गेट पर ठिठक कर माँ को बुलाते। ये हड़बड़ा कर पोटली उसके आगे कर देती। हर रोज़ की तरह उसमें वही एक सी चीज़ें रहती, फल, घर की बनी हुई मठरियाँ, मक्खन और डबल रोटी। कोई फुसफुसाकर उसके कानों में कहता, जा तू खा ले। दिन रात जी हलाट करता रहे, पेट में कुछ ठूंस ले। मरते के साथ मरता कोई नहीं, कोई नहीं। वह चारों तरफ सिट पिटाई आँखों से चोरों की तरह देखता और फिर अस्पताल के आगे लॉन पर बैठ जाता, मरीजों के दल से अलग। हरी घास पर अपना मैला कुचैला रुमाल बिछाता। एक विचित्र सा ख्याल आता कि वह पिकनिक पर है। दोनों पिकनिक पर हैं, बाबू भीतर, वह बाहर। ठीक भी है, वह रोटी को चबाता हुआ सोचता। कुतुब और ओखला नहीं गए, अस्पताल के बाहर खुले में बैठ गए। फ़र्क जरा भी नहीं। जी नहीं, फ़र्क जरा भी नहीं। आप नीचे सोएं या ऊपर, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। नर्सेज उन्हें आश्वासन देती। वह उन्हें पहचानने लगा था। हालांकि शुरू में वे उसे एक जैसी ही जान पड़ती थीं। फिर वे जो रात की ड्यूटी पर आती थीं, उनसे अलग दिखने लगी। जो दिन में सिर्फ कुछ घंटों के लिए आती थीं, वे उसे फर्श पर लेटा देखकर अक्सर कहती थीं कि वह खाली पलंग पर लेट सकता है, जब जी चाहे सो सकता है। उसे कभी इच्छा न हुई। वे मार्च की रातें थीं और फर्श गर्म रहता था। उस पर लेटकर वह उस अंतर को बनाए रखता था जो उसके और बूढ़े के बीच में था। जिस कमरे में वह पलंग पर लेटे, वहाँ वह भी बगल के पलंग पर लेटे। यह चीज़ उसके गले नहीं उतर पाती थी। जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं पड़ा था और अब इस छोर पर आकर उसे नए प्रयोग करने में कोई दिलचस्पी न थी। लेकिन बूढ़े का ध्यान भटकता रहता था। वे खाली आँखों से खाली बिस्तरों को देखते और अपने को रोक न पाते। क्या ये मरीजों के लिए हैं? जी, लेकिन यहाँ आएगा कोई नहीं, आप बेफिक्र रहें, वह उन्हें दिलासा देते हुए कहता। अगर आएगा कोई नहीं तो तुम क्यों नहीं इनमें से एक बिस्तर पर लेट जाते? नंगे फर्श पर सोने का कोई फ़ायदा है? फ़ायदा? वह हंसने लगता। मैंने आपसे कहा ना कि ये मरीजों के बिस्तर हैं, उनके रिश्तेदारों के लिए नहीं। मरीज़ तुम्हें दिखाई देते हैं? बूढ़े का मुंह व्यंग से तिरछा हो गया। या तुम सोचते हो वे उनका इंतज़ार कर रहे हैं? यहाँ कोई किसी का इंतज़ार नहीं कर रहा, उसने कहा। यहाँ सिर्फ मैं और आप हैं। कुछ देर तक वह एकटक अपने पिता का चेहरा देखता रहा। इन आखिरी दिनों में क्या उनका मन इन छोटी छोटी चीज़ों में भटकता रहेगा? तुम फर्श पर इस तरह दिखा कर लेटते हो जैसे बहुत बड़ा त्याग कर रहे हो, बूढ़े ने कहा। वह उचक कर बैठ गया। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? उसकी आवाज़ थर-थर काँपने लगी। मैं आपको दिखाने के लिए फर्श पर लेटता हूँ। आपका दिमाग तो ठीक है? दिमाग ठीक होता तो यहाँ अपनी दुर्दशा कराने आता। यहाँ आपकी दुर्दशा हो रही है। पूरा एक कमरा, इतना खर्च। उससे आगे नहीं बोला गया।
नहीं, मुझे आराम है। यहाँ भला किस बात की कमी? बूढ़े के स्वर में कड़वा तिरस्कार उभर आया। उसका खून उबलने लगा जैसे सिर पर किसी ने हथौड़ा मारा हो। आप बड़बड़ कर रहे हैं। आपको मालूम है डॉक्टर ने आपकी हालत के बारे में क्या कहा है? आप घर में होते तो अभी तक। हे ईश्वर, मैं चुप नहीं रह सकता। मैं बराबर बहस किए जाता हूँ। जैसे बीमार मैं हूँ, वह नहीं। जबकि मुझे कोशिश यह करनी चाहिए कि किसी न किसी तरीके से उनका मन फेर सकूं, उनका ध्यान नकली नोक झोंक से हटाकर ऐसी चीज़ों की तरफ मोड़ सकूं जो सचमुच असली हैं, जिन्हें कम से कम ज़िंदगी के इस किनारे आकर समझना चाहिए। कौन सी असली चीज़ें? वह निपट सोनी आँखों से खिड़की के बाहर देखने लगा। अस्पताल के बाहर घास का एक छोटा सा मैदान था। जनरल वार्ड के मरीज वहाँ टहलते रहते थे। नीली धारियों के कमीज पाजामों में वे जेल के कैदी से दिखाई दे रहे थे। उसके पिता अगर उनके बीच खड़े हों तो उन्हें अलग करके पहचानना असंभव हो जाए। यह सोचते ही एक ठंडी सी सिहरन उसकी देह में दौड़ गई। उसने बूढ़े की ओर देखा, जैसे कोई पीला पुराना गुड्डा बिस्तर पर औंधा पड़ा हो। बहुत पहले जिससे बच्चे खेलते थे, किंतु अब उसका कोई आकर्षण नहीं। वह मैले चीथड़ों का हुआ भी नहीं जिससे डरा जा सके, दूसरों को डराया जा सके। वह बेचैन सा होकर बिस्तर पर लपका और बूढ़े की देह धीरे धीरे सहलाने लगा। बूढ़े ने विरक्ति से उसका हाथ अलग कर दिया। वे हर किसी की छुअन से घबराते थे। न जाने मुद्दत पहले कैसे उसकी माँ के साथ एक बिस्तर पर लेटते होंगे, पर इस बार वह हटेगा नहीं। बच्चों की जिद में आकर उसने बूढ़े का हाथ फिर पकड़ लिया। आपका मन भटक रहा है, आप कुछ पढ़ते क्यों नहीं? सिरहाने की तिपाई पर गीता रखी थी। घर में थे तो रोज़ सुबह शाम पढ़ते थे, किंतु जब से अस्पताल आए हैं एक बार भी उन्होंने उसे नहीं छुआ था। इस हालत में बूढ़े ने तनिक उत्सुक आँखों से अपने को देखा। नीचे बेड पैन, ऊपर गीता। वह धीरे से हंसे, हालांकि आवाज़ बाहर नहीं आई। आप चाहें तो मैं पढ़ता हूँ, आप लेटे रहें। वृद्ध ने न इनकार किया न सहमति दी। वे छत की तरफ देख रहे थे। उनका हौसला मंद पड़ गया। आदमी जब गीता रामायण सुनता है तो अपने भीतर झांकता है, छत की तरफ नहीं। वह बूझे स्वर में पढ़ने लगा। पोथी के हाशियों पर वृद्ध ने टीका लिखी थी अपने हाथों अंग्रेजी में। उन्हें किसी दूसरे की टीका पर विश्वास नहीं था। श्लोकों को पढ़ते पढ़ते चोरी चुपके वह हाशिए पर नज़र डाल लेता था, मानो गीता पर टिप्पणी नहीं, अपने पिता की बहुत पुरानी डायरी पढ़ रहा हो। बूढ़े ने हाथ ऊपर उठाया। वह सहसा पढ़ते पढ़ते रुक गया और प्रश्न भरी दृष्टि से पिता को देखने लगा। आखिर तुम कर क्या रहे हो? बूढ़े ने कहा। पढ़ रहा हूँ, आप देखते नहीं? क्या यह रास्ता है? कैसा रास्ता? गीता पढ़ने का। और कैसा? इस रास्ते से स्कूली लड़के टेनिसन भी पढ़ते हैं। टेनिसन भी नहीं पढ़ते। उसके मन में आया कि वह पोथी उछालकर खिड़की के बाहर फेंक दे, किंतु सहसा बूढ़े के कोमल स्वर से उसके हाथ रुक गए। जब तुम छोटे थे तो इसी ढंग से पढ़ते थे। तुम्हें सुनते हुए मैं सोच रहा था कि तुम 2 बच्चों के बाप बन गए, लेकिन तुम्हारे पढ़ने के ढंग में रत्ती भर फर्क नहीं आया। सांस लेकर करवट ली, मानो बोलने की इस मेहनत ने उन्हें सहसा बहुत थका दिया हो। बाहर घिरती शाम अपने सूनेपन का एक अंश कमरे में छोड़ गई। उन दोनों के बीच और तब बिस्तर की तरफ ताकते हुए उसे काफ़ी अजीब लगा कि इस दौरान वह गीता पढ़ रहा था। वृद्ध अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं,
उसके बचपन के बारे में सोच रहे थे। शाम के धुंधलके में टेनिसन और गीता के बीच भेद को टोह लेना आसान नहीं था। तब उसे पहली बार ख्याल आया कि बूढ़े के साथ साथ उसका अपना बचपन भी झर रहा है। आप सो रहे हैं? उसने अनिश्चित स्वर में पूछा। बूढ़े का मुंह डिबिया सा खुला था। खट से बंद करके बोले, नहीं, क्यों? खिसियानी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर सिमट आई। आप कुछ खाएंगे? उसने पूछा। हालांकि वे रात को कुछ भी नहीं खाते थे। शाम शुरू होते ही वृद्ध की आंखें मुदने लगती थीं। वह चाहता था कि वे जागे रहें ताकि सचमुच रात आने तक वह ठीक से सो सकें। तुम बाहर टहल आओ। बूढ़े ने अंधेरे में उसे पहचानने की कोशिश की। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं नर्स को बुला भेजूँगा। वह कहीं बहुत दूर नहीं जाता था, इसलिए नहीं कि उसे कोई अंदेशा था, लेकिन टहलने के नाम से ही उसे ऊब लगती थी। लेकिन कमरे में बैठना खतरे से खाली न था। वह चाहे सो रहे हों या जाग रहे हों, उसका होना ताड़ लेते थे, जैसे उसकी उपस्थिति एक बोध हो। इसलिए नहीं कि वह उससे कुछ छिपाना चाहते थे या खुद छिपना चाहते थे या अकेले रहना चाहते थे, लेकिन उसे लगता था जैसे वह एक छुट्टी भोगना चाहते हों, जैसे ये लंबी बीमारी की छुट्टियां हों जिनमें किसी का साझा उन्हें बर्दाश्त नहीं। छुट्टी की इन घड़ियों में वह बूढ़े को अकेला छोड़ देता। कुछ देर तक अंधेरे गलियारे की बेंच पर बैठा रहता। उसे सहसा अपने बच्चे याद आते, जो काफ़ी छोटे थे। वह पिछले दिनों की दौड़ धूप में लगभग उन्हें भूल गया था। उसे यह चीज़ काफ़ी हास्यास्पद जान पड़ती कि वे अपने पिता के आने की इसी तरह प्रतीक्षा कर रहे होंगे जैसे वह अपने पिता के जाने की। घबरा कर वह अपनी पत्नी की चिट्ठी बाहर निकालता और अस्पताल के अंधेरे में उसे पढ़ने की कोशिश करता, और शब्दों के बीच वह स्त्री के प्रेम को टटोलने लगता जो अरसा पहले उसकी चाहना रही थी। वह उसे पकड़ने को आगे बढ़ता और भूल से उस दरवाजे को पकड़ लेता जिसके पीछे वह अंधेरे में तप रहे होते। वह बुखार चढ़ने की घड़ी होती और वह भांप जाते कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। ओह अवे! बुखार में वे अंग्रेजी में चीखें, गो अवे, लीव मी अलोन, गो गो, जैसे वह किसी भूत से अपना पिंड छुड़ा रहे हों। वह अंधेरे में भागने लगता और फिर सहसा रुक जाता। बीच के गलियारे में वह केरल की नर्स मिल जाती, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तरह मरीजों के कमरों में चक्कर लगाया करती। हाथ में लालटेन की जगह सिर्फ टॉर्च होती और एक क्षण उसके प्रकाश में उसकी आंखें चुंधिया जाती। आप कहाँ भाग रहे थे? वह हैरानी से पूछती। आपके पास, वह कहता। हमारे पास? वह दिलचस्पी से उसे देखती। 40 वर्ष का आदमी अंधेरे गलियारे में भागता हुआ। आइए, हम चाय बनाने वाले थे, आपका इंतज़ार था। वह तफरीह की घड़ी होती। 11 बजे रात। बड़े गलियारे के छोर पर उनका कमरा। कोई शोर नहीं। लगता वह अपने घर की रसोई में चला आया हो। सब कमरों से अलग एक चौड़ी काउच, जिस पर 2 नर्सेज आराम से अगल बगल सो सकती थीं। दीवार पर एक तस्वीर, दिल्ली का कोई मकबरा झाड़ियों के झुरमुट में सोया हुआ, जिसे देखकर हमेशा दूसरे दिनों की याद आती थी। धूप और पिकनिक की लड़कियों की हवा में हंसती लड़कियों के। वह काउच पर औंधा पड़ जाता और सिसकने लगता। गो, लीव मी अलोन, गो गो, कोई आवाज़ फुसफुसाती, जैसे वह टेप पर दर्ज हो, जैसे वह किसी क्षण सुन सकता है। गीदड़ों की रिरियाहट से अलग कितने गीदड़ थे भले आदमी। मार्च के दिनों में गीदड़ और जंगल की खुशबू,
वह ऊँघने लगता। माँ पोटली लेकर खड़ी है, जा कुछ खा ले, पेट में डाल ले। मैं कितना जिंदा हूँ माँ, इतना ढेर सा जिंदापन। एक नशीली सी गंध उसे घेरने लगती, नर्सिस के उतरे हुए कपड़ों से आती हुई, जिन्हें वे काउच पर छोड़ जाती। आप सो गए? देखिए पानी उबल रहा है। केरल की नर्स उसके कंधे को सहलाती और वह हड़बड़ाकर उठता। जी नहीं, बीच बीच में नींद के झोंके आते हैं। आप चक्कर लगा आइए, रात के आखिरी चक्कर। वह पर्दा उठाती और टॉर्च से मरीजों को देखती, फिर लौट आती। लगता समूचा अस्पताल एक अंतहीन बुखार में तप रहा है। सिर्फ यह कमरा नहीं, घर की रसोई सा अलग, गर्म होते हुए भी शीतल। इतना शीतल कि लगता यह तफरीह की घड़ी है, दूसरे दिनों की तरह, काउच पर गिरे उतरे हुए कपड़ों की तरह। आपकी तबीयत तो ठीक है? वह हर रात को पूछती। जी हाँ, मेरे साथ कोई खराबी नहीं। वह कृतज्ञ सा हो जाता। उसे लगता चाहे चाहे अपने में कुछ न हो, 2-4 प्यालों के बीच अपनी दुनिया समेट लेती है। आप दिल्ली ज़्यादा आते जाते नहीं, वह उत्सुकता से पूछती। जी, अब अरसे से नहीं, लेकिन मेरा पहचाना शहर है। केरल की नर्स उन लोगों में से थी जो अपनी बेफिक्री से दूसरों को भी बेफिक्र बना देते हैं। उन लोगों में से जिनसे पहली मुलाकात में ही सब कुछ कहने को मन ललकता है, अपनी उजड़ी गृहस्थी के बारे में, अपने बड़े होते बच्चों के बारे में, लेकिन वह ऊब जाएगी इस डर से वह चुप रहता। शायद उसकी थकान को देखकर भी जुबान रुक जाती। वह हर रात निढाल सी होकर कुर्सी पर बैठ जाती और सिगरेट सुलगा लेती। रात की नर्सेज में एक वही थी जो बेझिझक सबके सामने सिगरेट पीती थी। मैं अभी आपके कमरे से ही आ रही हूँ। उसने केतली उतारी। उबलता पानी सहसा शांत हो गया। वह उठ बैठा। तेजी से दिल धड़कने लगा। आपने भीतर देखा? सिस्टर ने हल्के कुतूहल से पूछा। हाँ, देखा। क्यों? कुछ कहा आपसे? कहेंगे क्या? सो रहे हैं। उसके भीतर एक भीगा सा पर्दा उतर आया। क्षोभ नहीं, ग्लानि नहीं, महज एक भीगा सा आतंक। जब जागेंगे तो अंधेरे में जागेंगे। इतनी शक्ति भी नहीं कि उसे बुला सकें। फिर भी वह अपने को रोके रहा, अपने को रोक कर बैठा रहा। कम से कम 1 कप चाय पीने का मुझे अधिकार है। और तब उसने अपना मुंह दोनों हाथों से ढांप लिया। सिर के सफ़ेद होते बाल अपनी अपनी जगह खड़े होकर चमकने लगे। हे ईश्वर, मुझे होता क्या जा रहा है? भले आदमी, यह अपने अधिकारों के बारे में सोचने का समय है। अस्पताल के पीछे पहाड़ी से गीदड़ों की चीखें कांच पर चाकू फेरती हुई उठने लगीं। पहले एक, फिर दूसरी, उस पहली का पीछा करती हुई। आपके फादर सरकारी दफ्तर में थे? नर्स ने उसकी ओर देखा। जी हाँ, सारी ज़िंदगी। सिस्टर ने फादर शब्द कुछ इतने स्नेह से कहा कि लगा मानो वह उसके पिता के बारे में नहीं, अपने गांव के पादरी के बारे में पूछ रही है। देर तक वह उस शब्द को सहलाता रहा। बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, बिल्कुल अंग्रेज़ों के ज़माने की। सिस्टर धीरे से हंसी। थकान के चिन्ह डूबने लगे। जी, वह हमेशा शिमला में रहते आए हैं, उसने बच्चों के से गर्व से कहा, मानो अच्छी अंग्रेजी का शिमला से कोई अज्ञात संबंध हो। आप तो तब बहुत छोटे रहे होंगे। सिस्टर ने दिलचस्पी से सामने बैठे व्यक्ति को देखा जो 40 पार कर रहा था। मरीजों से अधिक उसे मरीजों के रिश्तेदार रहस्यमय जान पड़ते थे। काफ़ी छोटे। वह हंसते हंसते रुक गई। जी हाँ, वह भी मुस्कुराया।
मैं उनकी छड़ी पकड़कर उतरता था। इच्छा हुई कुछ और कहे उन दिनों के बारे में जो पत्तों की तरह लिथड़ कर ज़मीन पर चिपक गए थे, लेकिन जो ही वह छूने आगे बढ़ा उसके हाथ उन्होंने पकड़ लिए। लीव मी एलोन, फॉर गॉड्स सेक लीव मी एलोन। और उसके हाथ जहाँ थे वहाँ टंगे रहे। आप और चाय लेंगे? जी नहीं, मैं अब चलूँगा। लेकिन वह उठा नहीं। कमरे की सोनी गरमाई ने उसे बांध रखा था। नर्स खिड़की से बाहर देख रही थी। अंधेरे मैदान के बीच अस्पताल की बत्तियां जैसे अकेले दिन की धड़कन हो, धक धक टिमटिमाती हुई। आप रात भर जागती हैं? अजी कहाँ, सिस्टर ने कहा। जब सिर्फ कोई नया एडमिशन होता है तभी उठना पड़ता है, नहीं होता तो रात भर सोते हैं। लेकिन अगर आपको कोई मरीज़, वह हकलाने लगा जैसे मुंह पर आते शब्द को मक्खी की तरह हटा रहा हो। मेरा मतलब अगर कोई केस सचमुच बिगड़ा हुआ हो। सिस्टर ने लंबी थकी हुई सांस ली। ऐसे लोग बहुत शांत हो जाते हैं। आखिरी स्टेज पर कोई ड्रामा नहीं होता। आखिरी स्टेज पर? उसकी देह ऊपर से नीचे ठिठुरने लगी। जी हाँ, उस घड़ी वे हमें तंग नहीं करते। सब मरीज? तकरीबन सब। वह कुछ देर तक सिस्टर के शब्दों पर लटका रहा। वह एकदम हल्का हो गया। तकरीबन सब यानी वह भी? एक गहरी चैन की छाह में उसने आंखें मूंद ली। आप वापस चले जाएंगे? सिस्टर को उसकी शांति अजीब सी लगी। वापस कहाँ? कांपते हाथों से उसने चाय का खाली कप टिपाई पर रख दिया। मेरा मतलब छुट्टी खत्म होने पर? सिस्टर ने मानो उसे दिलासा देते हुए कहा। ओह, वह ढीला होकर हंसने लगा। जी हाँ, मेरा परिवार है, बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं। सिस्टर चुपचाप उसकी ओर देखती रही। लोगों की अपनी दुनिया हो सकती है अस्पताल के चार दीवारी के बाहर। यह बात उसे हमेशा मायावी जान पड़ती थी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था, उसने जी कड़ा करके कहा। जी कहिए। आने के पहले मैंने 10 दिन की लीव ली थी, उसने थूक निगलते हुए कहा। आप क्या सोचती हैं, मुझे कुछ और दिन बढ़ा लेने चाहिए? आपको हमारे यहाँ कोई तकलीफ़ है? सिस्टर के स्वर में अचानक एक गहरी थकान भर आई। मुझे कैसी तकलीफ़? उसने हैरानी से पूछा। नहीं, ऐसे ही। सिस्टर के स्वर में जो ठहराव चला आया था उसे पहचान कर वह बौखला उठा। नहीं, देखिए, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसे लगा जैसे बाहर चीखते गीदड़ों की आवाज़ से उसकी आवाज़ चिपक गई है और वह बेतहाशा उसे अलग करने की कोशिश कर रहा है। बड़ी नर्स उठ खड़ी हुई। किसी मरीज़ ने घंटी बजाई थी, किंतु जाने के पहले वह दरवाजे पर ठिठक गई। बीमारों के लिए यहाँ रहना ज़बरदस्ती है, उसने धीमे साफ स्वर में कहा। आपके लिए कोई ऐसी बात नहीं। उसने सिर उठाया। नहीं, उसके स्वर में कोई व्यंग नहीं था, न कोई सहानुभूति, सिर्फ एक ठंडा तथ्य था जो धुंधले आईने को साफ करके अपनी जगह बैठ जाता है। वह भी उठ खड़ा हुआ। वह दोबारा वार्ड में आकर लेट गया, फिर उठ बैठा। कहीं नींद नहीं थी। अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी का गोल चक्कर दीवार पर हिल रहा था। बिस्तर पर कोई हलचल नहीं थी, जैसे वह खाली हो। टॉर्च को कॉपी की तरफ मोड़ लिया, पर एक खाली पन्ना खोला और अपनी पत्नी को पत्र शुरू किया। मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता ना करो। रात को अस्पताल में रहता हूँ, दिन में घर चला जाता हूँ। मैंने और भाई ने शिफ्टें बांध रखी हैं। बीच बीच में माँ आ जाती है। कहना मुश्किल है, अभी कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा।
डॉक्टरों को भी निश्चित तौर से कुछ नहीं मालूम। कल खून चढ़ेगा तो मौका देखकर उनसे पूछूंगा। कलम सहसा ठिठक गई। मौका देखकर उसने दोबारा पढ़ा, फिर बिस्तर की ओर देखा जो अंधेरे में डूबा था। शायद आज नर्स ने नींद की गोलियां दी होंगी, नहीं तो इस तरह गुमसुम नहीं लेटने वाले। वह भी लेट गया, टॉर्च बुझा दी। वह अंधेरा जो बूढ़े के बिस्तर पर था अब उसके ऊपर सरक आया। गलियारे में सन्नाटा था। सिर्फ जब कभी रात की सिस्टर टॉर्च लेकर गुजरती, आलोक का एक दायरा मरीजों की बेचैन सांसों को समेटता हुआ आगे बढ़ जाता। तुम यहाँ हो? पलंग धीरे से करा उठा। जी, कुछ चाहिए? अंधेरे में उसकी आंखें चौकन्नी हो गईं। तुम जरा यहाँ कुछ देर बैठोगे? मैं अभी लौट कर आता हूँ। नींद और बुखार के बीच उनकी आवाज़ पारे सी चमक रही थी। वह बिस्तर पर उठ बैठा। ठंडे पसीने की धार माथे पर बहने लगी। कहाँ जाइएगा? मैं आपके साथ चलता हूँ, उसने कहा। तुम नहीं, बूढ़े ने कहा, मैं जाता हूँ, अभी लौट आता हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगे, यह घर नहीं है। गुस्से और क्षोभ में उसकी आवाज़ थरथराने लगी। बिस्तर पर लेटे आदमी ने करवट ली। कौन सा घर? तुम्हें मालूम है हम कितने घर बदलते रहे हैं? बूढ़े ने कहा। यह नींद की गोलियों की गफलत है, उसने हताश होकर सोचा। तुमने बताया नहीं, कौन सा घर? गलियारे में हवा उठी थी। मार्च के पत्ते सरसराते हुए घूम रहे थे। कोई बाहर है? बूढ़े ने पूछा। जी नहीं, बाहर सिर्फ हवा है, उसने कहा। आप सोते क्यों नहीं? कुछ देर दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर अचानक बूढ़ा अपने पलंग पर बैठ गया। मेरी एक बात मानोगे? कहिए। मुझे घर ले चलो। बूढ़े का स्वर बहुत धीमा हो आया था। वह अंधेरे में उन्हें देखने लगा। कुछ देर तक दोनों की सांसें आसपास घूमती रहीं। आप घबराते नहीं? उसने धीरे से कहा। घर में क्या है जो यहाँ नहीं है? वहाँ कुछ नहीं है, इसीलिए मैं जाना चाहता हूँ। बूढ़े की आवाज़ नींद के इस छोर पर चली आई थी, जैसे कोई डूब कर बाहर निकला हो। यहाँ, वहाँ, यहाँ वे टटोलने लगे। यहाँ क्या? उसने उतावली से पूछा। यहाँ मुझे लगता है तुम सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हो। लगा जैसे सांसों के झुरमुट में एक काला सांप निकल आया है। वह उसे बहुत भीतर निगलता ले गया। अब वे दोनों बैठे थे, एक पलंग पर, दूसरा फर्श पर। दोनों अंधेरे में एक दूसरे को घूर रहे थे। तुम बोलते क्यों नहीं? बूढ़े ने कहा। आपको मालूम है कितना बचा है? मुझे जाने दोगे? आप सोएंगे नहीं? उसका गला रुंध आया। अंधेरे में उसे अपने आप से डर लगने लगा। तुम समझते हो मैं बहक रहा हूँ? अपना हाथ दो। हाँ, मुझे छुओ। अब मुझे छुओ। तुम सोचते हो मैं बाहर भाग जाऊँगा? अंधेरे में उनकी हंसी बिल्ली की आँखों सी चमकी। छुओ, डरो नहीं। अब तुम बच्चे नहीं हो। छुओ, यहाँ और यहाँ। तो देखा तुमने, मैं बाहर हूँ। आई एम आउटसाइड। लुक, कहाँ है तुम्हारे हाथ? तुम्हें अब भी हथेलियों पर पसीना आता है। छुओ, यहाँ हाथों को, पैरों को, टांगों को, गर्दन को पकड़ो। मेरी गर्दन पकड़ो। नहीं, आई एम नॉट हिस्टेरिकल। आई एम नॉट। छू कर देखो, मैं बाहर हूँ। अब मुझे जाने दोगे? बताओ, मुझे रोकोगे? धन्यवाद। इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।